हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। अगर इस न्यूज़पेपर की आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाकर वोल्केनो आईएएस एकेडमी सर्च करके वहां से भी इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट रेडी टू गिव यूपीएससी एस्पायरेंट्स अनदर चांस। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर प्रीलिम्स हुआ था 4 अक्टूबर को, और प्रीलिम्स में जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था और उनकी जो स्टडी है कोविड-19 की वजह से अगर अफेक्ट हुई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि उनको 1 चांस का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। पहले गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स को एक चांस दिया जाएगा, स्पेशली सिर्फ उन लोगों को जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, और उनका क्लियर नहीं हो पाया है, उन लोगों को ये चांस मिलेगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया की प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। ऑल इंडिया सर्विसेज और ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सेंट्रल सर्विसेज आती हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूपीएससी। हमारे संविधान का जो पार्ट 14 है उसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस इनके बारे में बताया गया है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1926 मतलब हम अंग्रेजों के अधीन थे, हमारे ऊपर, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे इसका मतलब। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। और फिर उसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद में इसका रीनेम कर दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपीएससी के नाम से, ठीक है। तो ये यूपीएससी के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको हमने पता किया। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो 29 जनवरी को, नेक्स्ट न्यूज 29 जनवरी को इजराइल एम्बेसी, दिल्ली में जो इजराइल एम्बेसी है उसके पास में ब्लास्ट हो गया था, तो उसकी जो भी जांच पड़ताल होगी वो उसकी जिम्मेदारी दी गई है एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इंडिया की काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है एनआईए। हमारे इंडिया में 2008 में जो 26/11 अटैक हुआ था, उसमें ये माना गया था कि जो हमारी इंटेलिजेंस बॉडीज हैं अलग अलग, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसी की वजह से वो अटैक हो पाया था। और अगर इन सारे जगह के स्थान पर अलग अलग इंटेलिजेंस बॉडीज हैं, अगर सिर्फ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक बॉडी का निर्माण किया जाए तो 2008 में ही एनआईए का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट न्यूज जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिमूव कर दिया गया और J&K को 2 यूटीज में चेंज कर दिया गया। तब से वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हालांकि कुछ समय से वहां पर धीमी गति का इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा रहा था, लेकिन फिर से अब 4G इंटरनेट की सुविधा रीस्टोर कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज, मुनव्वर फारूकी गेट्स एड एंट्री बेल। यहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश जो पुलिस है उन्होंने केस किया था इनके खिलाफ में, एफआईआर दर्ज करी थी कि इन्होंने जो भी अपने शो करते हैं उसमें उन्होंने रिलीजियस संबंधी कोई कमेंट किया था, और जो रिलीजन संबंधी जो कमेंट्स की वजह से जो स्पेशल रिलीजियस जो लोग थे उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की थी अपने कमेंट के द्वारा, इसलिए इनके ऊपर केस किया गया था। ये जेल में बंद थे। अब जो एमपी हाई कोर्ट है उसने ये बात बोला है, वहां के जस्टिस नरीमन ने ये बोला है कि जो पुलिस है, एमपी पुलिस, उन्होंने सीआरपीसी का जो सेक्शन 41 है ना, उसके प्रोसीजर के अंदर कोई भी काम नहीं किया है, और जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं मिस्टर फारूकी के ऊपर वो वेग है। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जो एमपी पुलिस है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जजमेंट दे रखा है अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, उसमें ये बोला गया था कि स्टेट्स और पुलिस जब भी आप कोई काम करोगे तो किसी पर्सनल लिबर्टी को, मतलब किसी की पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलोइंग करके करोगे। और ये जो नतीजा आया था, ये जो रिजल्ट आया था 2014 में, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है एमपी पुलिस के द्वारा।
इसलिए जो भी आरोप लगाए गए हैं मिस्टर फारूकी के ऊपर वो सारे वेग हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स ने बोला है कि वो ब्लॉकेड करेंगे आज दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी को एक्सक्लूड करके। इसमें फार्मर्स यूनियंस के जो लीडर हैं उन्होंने ये बोला है कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली परेड को एक तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश की गई थी और फार्मर्स के नाम पर जो और लोगों ने एंट्री करवा करके जो हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको वायलेंट क्रिएट करने की वहां पर कोशिश की थी। अब इसमें पूरी सावधानी बरती जाएगी कि बाहर के लोग जो हमारी मेहनत है, जो हमारा शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट है उसको बर्बाद ना कर सकें। तो उन्होंने बोला है कि ब्लॉकेड किया जाएगा, मतलब चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन नॉन वायलेंस के तहत। वायलेंस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पीसफुल तरीके से चक्का जाम किया जाएगा, ऐसा फार्मर्स के जो यूनियन, फार्मर प्रोटेस्टर्स की जो यूनियंस है, जो उनके लीडर्स हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। नेक्स्ट न्यूज, फाइजर इंडिया विड्रॉज वैक्सीन एप्लीकेशन। फाइजर इंडिया ने जो हमारे इंडिया के DCGI हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनके यहाँ पर एप्लीकेशन दर्ज करवाया था कि आप हमें भी अप्रूवल दीजिए कि हम भी जो हमारी वैक्सीन है उसका यूज करने के लिए हमें अप्रूवल मिल सके कि इंडिया में उसका यूज किया जा सके। लेकिन जो DCGI है उनकी जो कमेटी है उन्होंने इस फाइजर इंडिया वैक्सीन को अप्रूवल को मना कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है, क्योंकि जिन देशों में भी इस वैक्सीन को यूज किया गया है उसमें एडवर्स इवेंट्स देखने को मिले थे। अब DCGI के बारे में हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं। जो DCGI है, DCGI सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है DCGI। वर्तमान में VG सोमानी हमारे DCGI हैं। यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है झारखंड, जो हमारा स्टेट है उससे रिलेटेड। झारखंड में एक जगह है जमतारा, उस डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है कि यहाँ के जो ज्यादातर लोग थे ना पहले, वो फिशिंग वाले काम में, फिशिंग क्या होता है, इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ी होती है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, लोगों की जो मतलब सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है उनको निकाल लिया जाता है और उनको फिर गलत चीज़ों के लिए उनका यूज किया जाता है। तो ये जो जमतारा था उसको फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर जो लोग थे वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे। अब यहाँ का जो DC है और पुलिस और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, सबने मिलकर के यहाँ पर एक लाइब्रेरी मूवमेंट चलाया है और इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। यहाँ पर लाइब्रेरी डेवलप की गई है और उसी की वजह से लोगों का स्टडी की तरफ रुझान बढ़ रहा है और एक यहाँ का जो जमतारा की जो हिस्ट्री है ना उसमें एक न्यू पेज इंक्लूड होने जा रहा है। देखो नेटफ्लिक्स में 2020 में जो एक क्राइम ड्रामा आया था जमतारा, वो यहीं पर बेस्ड था। यहाँ के ज्यादातर जो लोग हैं, मेजोरिटी जो लोग हैं, यूथ का जो मेजोरिटी है, वो ऑनलाइन फ्रॉड कॉल्स में, ऑनलाइन फ्रॉड में इन्वॉल्व है और पूरी कंट्री में जो ज्यादातर जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं ना वो इसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ के जो DC हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ जमतारा, उन्होंने ये बोला है कि कभी जो हमारे सोशल रिफॉर्मर और इंडियन एजुकेटर रहे हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी यहाँ पर काम किया था। उसी चीज़ से हमें इनिशिएटिव मिला है कि किस तरीके से उन्होंने विडो रीमैरिज और पॉलीगैमी के खिलाफ में काम किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और स्टडी स्पेशल वो इंडियन एजुकेटर के रूप में फेमस हुए थे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की गई है और इसके पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहां देखिए, रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज डबल इन लास्ट ईयर। पिछले 10 सालों में ऐसी रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज हैं उनकी संख्या डबल हो गई है। यहाँ पर ADR रिपोर्ट की बात की गई है कि 2018-19 की अगर ADR रिपोर्ट के एनालाइज किया जाए तो इन कंपनियों ने जो भी ये जो भी पार्टीज हैं उन्होंने अपनी कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगर 2301 रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल हैं हमारे इंडिया में 2018-19 से पब्लिक डोमेन में, लेकिन उसमें से सिर्फ 78 ऐसी पार्टीज है जिनके कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट
पब्लिश हो पाया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि पिछले 10 सालों में जो पार्टीज हैं उनकी संख्या डबल हो गई है। 2010 में सिर्फ 1112 पार्टी थी और 2019 में 2301 पार्टी हो गई हैं। 2018 से 2019 के बीच में 9.8% की वृद्धि हुई है, जबकि 2013 से 2014 के बीच में इनमें जो पार्टीज हैं उनकी संख्या में 18% की डेवलपमेंट हुई थी, 18% ज़्यादा बढ़ी थी। जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं तो इन पार्टीज की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाती है। 2360 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत, और जिसमें से जो 2301 पार्टीज हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, मतलब ना तो नेशनल पार्टी के रूप में दर्ज है, ना ही वो स्टेट पार्टी के रूप में दर्ज है। मतलब टोटल पार्टीज का 97.50% अनरिकॉग्नाइज्ड के रूप में अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 के तहत इसके बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती हैं? जिन बॉडीज के बारे में जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्णन किया गया है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। मिस्टर बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं 46 नंबर के। पहली बार जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट एड्रेस किया है स्टेट डिपार्टमेंट को। इसमें जो बाइडेन ने अपनी क्या क्या, मतलब अमेरिका के अंदर उनकी क्या तरीका रहने वाला है, पॉलिसी रहने वाली है, और बाहर उनकी क्या पॉलिसी रहने वाली है, इस सब के बारे में उन्होंने बताया। जो बाइडेन ने अपने स्पीच में स्टार्ट में ये बोला कि जहां भी हम वॉर में इन्वॉल्व हैं, जैसे हम यमन वॉर में इन्वॉल्व हैं, सऊदी अरेबिया वहां पर वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है और हम उनको एक तरीके से पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यमन वॉर में हम अपना एंड करते हैं, मतलब यूएस सपोर्ट नहीं करेगा। यमन से रिलेटेड वेस्ट एशिया का मैप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी में मैप बेस्ड क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो मैप देख लेते हैं एक बार। देखो ये टर्की हो गया, ये सीरिया हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी है। मैक्सिमम क्वेश्चन आता है हर सेकेंड ईयर, मतलब अल्टरनेट ईयर रिपीट होता है, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है यमन, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया है, इनके बीच में गृह युद्ध चल रहा है। यमन के देखो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है और जो वर्तमान के जो प्रेसिडेंट है, उनके जो लॉयल ग्रुप है ना, उनके बीच में रेगुलर युद्ध चल रहा है और आसपास के जो देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो पीस है वो एस्टेब्लिश की जा सके। यमन की जो बाउंड्री है सऊदी अरेबिया और ओमान दोनों देशों से मिलती है। तो मिस्टर जो बाइडेन उन्होंने ये बोला, इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि यमन से हम अपना जो एड जो हम दे रहे थे उसमें हम एंड करेंगे, और इसके अलावा उन्होंने बोला कि मिलिट्री जर्मनी से भी हम अपनी मिलिट्री को वापस बुलाएंगे। लास्ट उन्होंने बोला कि पिछले जो राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कई चीज़ों से जो अपने हाथ पीछे खींचे थे, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पीछे हाथ खींच लिए थे, या WHO से हाथ पीछे खींच लिए थे कि उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा यूएसए के द्वारा, तो अब हम दोबारा जो भी एग्रीमेंट से पीछे हटे थे उनमें दोबारा हम ज्वाइन होना चाहेंगे। इसके अलावा इसमें स्टार्ट पॉलिसी की भी बात की गई है। स्टार्ट एग्रीमेंट यूएस और रशिया के बीच में है वेपन्स को कॉम्बैट करने के लिए, मतलब जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उनको बढ़ाया नहीं जाएगा, उनको एक तरीके से स्थिर किया जाएगा, इसको लेकर के ट्रीटी है और उसको स्टार्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। मिस्टर जो बाइडेन ने म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ है उसके बारे में भी बात की कि हम जापान और इंडिया उसके पड़ोसी देश हैं म्यांमार के, और उनका जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसमें हम सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि वहाँ पे मिलिट्री कू को हटा करके डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा जो बाइडेन ने ये भी बोला कि लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये आरोप लगाया गया था, ये बैन लगाया गया था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले कंट्रीज हैं वहाँ से हमारे यूएस में लोग आ नहीं सकेंगे, तो उस बैन को अब हटाया जाएगा। इसके अलावा मिस्टर जो बाइडेन ने ये बोला कि जो डेमोक्रेसी जो होती है ना उसकी जो वैल्यूज हैं उनको दोबारा से रीस्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो बिजनेस पेज से है।
आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी मीटिंग हुई और जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने ये बोला है मॉनेटरी पॉलिसी में कि जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 2022 है, मतलब 2022 फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो 10.5% होगा। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा ये एस्टिमेट लगाया गया है 11% का, उससे कम डिक्लेयर किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। देखो 27 जून 2016 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया था और हमारे इंडिया में इंटरेस्ट रेट क्या होगी उसको फिक्स करने की काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई से रिलेटेड होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य होते हैं, और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। ये जो 3 एक्सटर्नल मेंबर जो होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अब ये मेजोरिटी से अपना फैसला लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन कितनी रहने वाली है, जो हमारी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगी, इन सब के ऊपर ये बातचीत करते हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए इन्फ्लेशन के लिए डिसाइड किया गया था कि इन्फ्लेशन 4% रख रही है और बैंड दिया गया था ±2%। मैक्सिमम 2% आप बढ़ा सकते हो, 2% कम की जा सकती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं मॉनेटरी को मतलब कम करने के लिए, मॉनेटरी को कंट्रोल करने के लिए टूल्स होते हैं, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन और इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है उनको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे टूल्स का यूज करती है आरबीआई। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो बजट से रिलेटेड है। बजट में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में बात किया गया था, लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो भी पॉलिसी, देखो बजट में ये बोला गया था कि जो भी पीएसयू है, कई पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उन लिस्ट को फर्म किया है कि डिसइन्वेस्टमेंट उन पीएसयू का नहीं किया जाएगा जो फार्म सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे फार्मर्स को सीड देने में या फिर फूड को प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में, प्रोक्योरमेंट करवाने में हेल्प करवाती हैं जो पीएसयू, उनका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।